अगर आप अपनी प्रैक्टिसेस को ट्रांसफॉर्म करते रहेंगे, अडेप्ट करते रहेंगे आज के जमाने के हिसाब से, तो आई थिंक आपके बिजनेस की लॉन्जेविटी डेफिनेटली बढ़ जाती है। हमने क्या देखा कि बहुत सारे लोग जॉबलेस हुए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हमारे देश में। सडनली लॉकडाउन लगने से वो सारा का सारा बिजनेस एकदम से बंद सा हो गया। हमें वो जो सोच हमारी हम चेंज करना चाहते थे, जिसको कि शायद 5 साल 10 साल लग जाते बिना कोविड के, वो कोविड के कारण हमें मजबूरन उस टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ा। हमारा बिजनेस अब ऑलमोस्ट इंडिया के रिमोटेस्ट एरियाज में पहुंच गया। आज की डेट में जब मैं अपने लीडरशिप लेवल्स, मेरे मंथली मेरे पास डेटा आता है, रिपोर्ट्स आती हैं, तो मैं देखता हूँ कम से कम 30% विमेन का कंट्रीब्यूशन आ गया है। एंड टुडे विमेन आर अर्निंग मोर देन द मेन। डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, पुलिस के लोग, एक्साइज के लोग, कस्टम्स के लोग, बहुत सारे लोगों ने पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट किया था एंड नाउ दे आर फुल टाइम इनटू द बिजनेस। सोशल मीडिया की प्रॉब्लम ये है आज की डेट में, जो अच्छी बातें हैं वो इतनी तेजी से नहीं वायरल होती, जो नेगेटिव चीजें हैं बहुत तेजी से वायरल हो जाती हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। नमस्कार दोस्तों, राहुल सूदन वैल्यू पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनको ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजर कहा जाता है। उन्होंने बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को साथ में लेके उनके बहुत इजी सॉल्यूशंस को कॉर्पोरेट्स को रेकमेंड करके आज बहुत ही सफल एक करियर बनाया है। आइए मिलते हैं हरीश सिंगला जी से, द कंट्री मैनेजर फॉर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। नमस्कार सर। नमस्कार राहुल जी। सर, आपकी जर्नी में आपने काफ़ी सारे काम किए, बट ये एक टैगलाइन बहुत मार्केट में आता है कि ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजर, कि आपने बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत इजीली सॉल्व करके एक बड़ा सेटअप क्रिएट किया है। कैसे शुरुआत हुई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सर? वेल राहुल जी, लाइक इट्स ऑलवेज सेड कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई मर्जी से नहीं आता, बाय डिफ़ॉल्ट आता है। मैं भी उसी तरह बाय डिफ़ॉल्ट आया एक्चुअली। मुझे किसी ने एक समय बोला कि आइए आपको कोई अपॉर्चुनिटी से आपकी रूबरू कराते हैं। तो मैं उस समय कोई अपॉर्चुनिटी देख तो नहीं रहा था, बट उन्होंने इतना इंसिस्ट किया, मैंने कहा चलो मिल लेते हैं। तो उन्होंने मुझे मिलवाया मिस्टर रेक्स मोहन से, जो कि हमारी कंपनी के फॉरएवर लिविंग के फाउंडर हैं। और मैं उनसे मिला तो एक मुझे बहुत ही खास शख्सियत लगे वो। उन्होंने अपनी स्टोरी मुझे बताई कि उन्होंने कैसे दुनिया को, 160 देशों को कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, कैसे वहाँ के ज़रूरतमंद लोगों की मदद की है और लाइव्स को ट्रांसफॉर्म किया है। ये सारी बातचीत चली, उन्होंने भी मुझ में इंटरेस्ट दिखाया, मैंने भी दिखाया, बट हमारी बात वहीं पे थोड़ी सी रुक गई। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, कहते 10-15 दिन के बाद, कहते हम दोबारा एक बारी मुलाकात करेंगे। कहते तब तक तुम ये सोचो कि तुमने अपनी ज़िंदगी में कितने ट्रांसफॉर्मेशनल काम किए जहाँ पे आपने लोगों की लाइफ चेंज की हो। तो बेसिकली उनका सवाल ये था कि शेयर होल्डर की लाइफ नहीं, स्टेक होल्डर की लाइफ नहीं, एम्प्लॉयज़ की लाइफ नहीं, बट आम जनता की लाइफ को आपने कैसे इम्पैक्ट किया है अपने अभी तक के करियर में। तो ये बात मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिल को लगी और मैं सोचता रहा उसके बाद। तो मेरे ख्याल करीबन 2 हफ्ते बाद उनसे एक बारी दोबारा मुलाकात हुई। तब उन्होंने मेरे से पूछा, तो उनका सिर्फ एक जवाब था। वो कहते, क्या तुम हमारे साथ मिलके भारत के लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहोगे? और मुझे लगा कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को ना नहीं कर सकता। दैट इज हाउ मेरा एंट्री हुआ डायरेक्ट सेलिंग में। ग्रेट सर। सर, एक बड़ा कॉर्पोरेट में एक टर्म यूज की जाती है जिसे कहा जाता है फाउंडर्स डिलेमा। फाउंडर्स चाहते हैं, उनका एक विजन होता है और वो एक विजन के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च करते हैं। फिर कहा जाता है एक मैनेजर्स डिलेमा, कि अब वो विजन को रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट करें। और कुछ 5-6 सालों में आईटी का डेवलपमेंट होना, कोविड का आना, फिर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आना। हाउ डू यू मैनेज बिटवीन अ फाउंडर्स विजन वर्सेस द प्रोडक्टिविटी और द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स व्हेन आई जॉइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन, जब मैंने यहाँ का प्रॉफिट मैट्रिक्स देखा, मेरा सबसे बड़ा और पहला सवाल था अपने फाउंडर्स से कि जी आप इस कंपनी में प्रॉफिट कैसे कमाते हो? तो उन्होंने मुझे एक जवाब दिया। वो कहते कि लोगों की जो जिंदगी में ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ इस बिजनेस के जरिए, दैट इज माई प्रॉफिट। सो दैट वॉज द विजन विच एक्चुअली डिक्टेट्स हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग। बट येस, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये बिजनेस करीबन 45 साल पहले शुरू हुआ था, आज बिजनेस चेंज होता चला जा रहा है। एंड आई थिंक एक बेसिक फिलॉसफी को रखते हुए
अगर आप अपनी प्रैक्टिसेस को ट्रांसफॉर्म करते रहेंगे, अडेप्ट करते रहेंगे आज के ज़माने के हिसाब से, तो आई थिंक आपके बिजनेस की लॉन्जेविटी डेफिनेटली बढ़ जाती है। आज का हमारे जो उनके बेटे हैं मिस्टर ग्रेग मोहन, उनका नारा है कि ये 45 साल थे, अब ये बिजनेस हमारा हमें ऐसे चलाना कि अगले 45 साल तक और चले। तो हम कंटिन्यूअसली इसको इवॉल्व करते चले जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली इसमें अडेप्ट करते चले जा रहे हैं, कोई भी चीज़ हो, इनोवेशन हम करते चले जा रहे हैं। एंड आई थिंक वी आर ऑल सेट फॉर नेक्स्ट 100 ईयर्स। वाह, नेक्स्ट 100 इयर्स इट्स अ बिग थिंग, और 160 देशों में होना आई थिंक उससे भी बहुत बड़ी बात है। सो हाउ डज इंडिया बिजनेस रैंक अप ग्लोबली? 160 कंट्रीज के बिजनेस में इंडिया का क्या लगता है? वेल, राहुल जी, जब मैंने टेक ओवर किया था, हम जो फॉरएवर की दुनिया में 5वें स्थान पे थे, और आज हम इस साल नंबर 2 पोजीशन पे क्लोज करेंगे। सो हमने 3 रैंक्स जंप किए हैं, और मैं देख रहा हूं कि अगले साल भर में हम नंबर 1 होने का दावा रखेंगे फॉरएवर की दुनिया में। 160 देशों में नंबर 1 होना बहुत बड़ी बात है, वो भी शायद ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले 45 साल से चल रही हो, क्योंकि इंडिया में देखा जाए तो 20-22 साल का एक एक्सपीरियंस है आपकी कंपनी को इंडिया में ऑपरेट करने का, और 2-2.5 साल समझे तो जब पूरी तरह से लॉ एक अपने रूप लेने पे शुरू हुआ है। क्या रीजंस रहे सर इंडिया की इतनी मैसिव ग्रोथ में एफएलपी की डिवीजन के लिए? वेल, देखिए, मल्टीपल रीजंस हैं राहुल जी। सबसे पहला प्रमुख रीज़न है कि एक तो इंडिया में हेल्थ और वेलनेस की जो मार्केट है, इट वाज ऑलरेडी ग्रोइंग, और कोविड के दौरान ये मार्केट में जो लोगों को अवेयरनेस हुई है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है, और हमारे जैसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को उनसे बेनिफिट मिला है। बिकॉज हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं प्योरली हेल्थ एंड वेलनेस ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं। इन प्रोडक्ट्स की ऑलरेडी मार्केट में बहुत डिमांड है, और कोविड के दौरान इट इंक्रीज्ड। दूसरा, हम जैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं लोगों को, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं, उनको एक अच्छे बिजनेस की तलाश रहती है जिन लोगों को भी। कोविड के दौरान हमने क्या देखा कि बहुत सारे लोग जॉबलेस हुए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हमारे देश में, और कुछ लोगों को डबल इनकम्स की भी ज़रूरत रही। जैसे घर के मेल्स काम करते थे, विमेन आ गई, तो ये जो अपॉर्चुनिटी थी, हमारा बिजनेस उस राइट जगह पे खड़ा था, राइट टाइम पे खड़ा था, कि जब लोगों को एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश थी, और हम वहाँ पे अपनी रेपुटेशन को लेके, हम अपने प्रोडक्ट्स की रेपुटेशन को लेके, हम अपनी वर्किंग की रेपुटेशन को लेके, हम वहाँ पे बिल्कुल तैयार खड़े थे, और एक तरह से हमने उस सिचुएशन को पूरी तरीके से बेनिफिट लिया। बहुत बढ़िया सर। एक शब्द आपने इस्तेमाल किया, इनोवेशन, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन को लेकर रेडी थी, और ये भी कहा जाता है कि इनोवेशन कोई सिस्टम नहीं, एक सोच है जो आपके हर काम में, हर चीज में नजर आती है। आपको क्या लगता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या इनोवेशन किए इंडियन मार्केट के हिसाब से? देखिए, यूरोप में या यूएस में एक मार्केट अलग है, वहाँ पे इनोवेशन हो सकता है कि शायद कंप्लीटली ऑटोमेटेड ऑफिस चलाना, या डिस्ट्रीब्यूटर से ना मिलना और सबको जूम पे होना। इंडिया आज भी 60% एक गांव में रहने वाला देश है, तो ये इनोवेशन आप कहाँ लेकर आए इस बिजनेस के लिए आप सर? देखिए राहुल जी, इनोवेशन ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट में हमने टच किया। कई बार लोग सोचते हैं इनोवेशन का मतलब है कि एक ड्रामेटिक चेंज लेके आना, बट हम इनोवेशन को उस तरीके से नहीं देखते। प्रोडक्ट इनोवेशन, अब जैसे कि हमारी कंपनी का एक रूल था, या अनसेड रूल था, कि हम जो प्रोडक्ट्स अपने मैन्युफैक्चर करते हैं, अपने सिर्फ ग्लोबल हब से ही मैन्युफैक्चर करते हैं। जब हमने देखा कि एक इंडिया में एक राइट सिचुएशन है, अब क्वालिटी कॉन्शियसनेस इंडिया में आ रही है, क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है, तो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट वी डिड वाज कि हम थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट इंडिया में हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। सो दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स, एंड आई थिंक वी वर वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज कि हमने अपने होम ऑफिस को कन्विंस किया कि नहीं, अब इंडिया में हम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो that was one of the first steps in the 45-year history of Forever Living. Wow. Second is, जब लॉकडाउन लगा 2019 में, तो
एकदम से, बिकॉज हमारे 20 ऑफिसेज थे ऑल ओवर इंडिया। हमारा ज़्यादातर बिजनेस जो होता था हमारे ऑफिसेज के थ्रू होता था। लोग आते थे, डिस्ट्रीब्यूटर आते थे, वहीं से पेमेंट्स करते थे, वहीं से प्रोडक्ट्स ले जाते थे, वहीं पे ट्रेनिंग करते थे। सडनली लॉकडाउन लगने से वो सारा का सारा बिजनेस एकदम से बंद सा हो गया, जैसे कि बाकी सब बिजनेसेस भी हुए। हमने उस समय टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से अडॉप्ट किया। मुझे ध्यान है जब हमने फर्स्ट सेमिनार, मेरे ख्याल विद इन 1 वीक ऑफ लॉकडाउन, हमने जूम सब्सक्राइब किया एंड आई पर्सनली कंडक्टेड आवर इनिशियल ट्रेनिंग्स। इनिशियल जो बिजनेस है उसको हमने जूम के जरिए स्टार्ट किया। मुझे ध्यान है जब मैंने कंपनी ज्वाइन किया था, मैं देखता था लोगों को कि हर चीज़ के लिए हमारे ऑफिस में बड़ी बड़ी लाइनें लगी होती थी लोगों की। तो तब भी मेरे दिमाग में आता था कि यार हम इसको कहीं इम्प्रूव कर सकते हैं क्या? लोगों को इतनी दूर से आने की क्या ज़रूरत है हमारे ऑफिस में? पेमेंट्स हम उनसे वहीं से ले लें, प्रोडक्ट्स उनको दे दें। बट वो समहाउ एक हमारी सोच थी जो कि इंडियन सोच भी है, आप कह लीजिए कि जब तक प्रोडक्ट को हाथ लगा के ना देख लें, हमें पसंद नहीं आता, प्रोडक्ट लेना गवारा नहीं है। तो वो सोच अभी बदलने में समय लग रहा था। बट अब जैसे कहते हैं ना, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। तो कोविड में हमें वो जो सोच हमारी हम चेंज करना चाहते थे, जिसको कि शायद 5, 7, 10 साल लग जाते बिना कोविड के, वो कोविड के कारण हमें मजबूरन उस टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ा। और हम जूम में अपने सोशल मीडिया के ऊपर हमने इतना इनोवेशन किया कि आज हम प्रोबेबली, मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि हमारा इंडस्ट्री में सोशल मीडिया की जो हमारी फॉलोअरशिप है, हमारी एंगेजमेंट है, आई थिंक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आई थिंक वी आर द लीडर्स। वाह सर, आपकी इन बातों से दो क्वेश्चन निकल के आते हैं। ऑब्वियसली ये सोशल मीडिया बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में एड्रेस करते हैं। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, यू राइट ऑन दिस पार्ट कि मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल्स या जो बाहर के ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग अभी करती नहीं थी। धीरे धीरे वो प्रोसेस शुरू हो रहा है और ऑब्वियसली वो आपकी प्रोडक्टिविटी में और सप्लाई चेन में बेनिफिट लेकर आता होगा। कितना परसेंटेज आपको लगता है कि और 5 साल में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी? राहुल जी, हमारा टारगेट बड़ा एम्बिशियस है लोकल मैन्युफैक्चरिंग का। लाइक आई सेड, जो एक्सचेंज रेट्स आज की डेट में गड़बड़ हो रहे हैं, उसके कारण हमारा प्रोडक्ट अगर हम इंपोर्ट करके ही लाते रहते तो शायद हम इतनी ग्रोथ भी नहीं कर पाते। और जो हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करती हैं, उनको भी अगर साथ में मिला लें तो आई थिंक विन विन सिचुएशन है सबके लिए। एंड हम इसी साल टारगेट कर रहे हैं कि हमारा कम से कम 15 से 20% जो सेल्स वॉल्यूम है वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग से पूरा होगा। एंड आई थिंक आई वुड सेफली से कि हम नेक्स्ट 3 years में वी वर टारगेटिंग एटलीस्ट 50% ऑफ आवर सेल्स थ्रू लोकल मैन्युफैक्चरिंग। 50%? Yes. That's a very, very ambitious target, sir. Yes. I must say. सोशल मीडिया का यूज हर जगह आज की डेट में, अगर आजकल कहें तो ऑर्गेनाइजेशंस हैव बिकम डिजिटल फर्स्ट रादर देन दैट फिजिकल फर्स्ट राइट नाउ आज की डेट में। और डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक चैलेंज ये भी आता है जो हमें सर्वे में मिलता है कि हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो बदले नहीं टाइम से। सो शायद 10 साल पहले जो हम ट्रेनिंग देते थे आज भी वही चल रहा है। तो ये जो यंगर जनरेशन है, जो 18 से 23 साल की जो जनरेशन है, जिनको हम जेनसी कहते हैं, उनको सोशल मीडिया चाहिए। सो हाउ डज एफएलपी हेल्प्स देम? यू नो, वन, हाउ डू यू एंगेज देम कि टेल देम कि यस दिस इज अ ब्रांड यू कैन रिलेट टू, एंड हाउ डज सोशल मीडिया हेल्प देम टू स्केल द बिजनेस, सर? वेल सी, लाइक मैंने आपको पहले बोला कि हमारा जो बिजनेस था, पहले हमारे 20 ऑफिसेज थे। तो 20 ऑफिसेज के 200 किलोमीटर के दायरे में हमारा बिजनेस हुआ करता था। यानी कि लोग जो कन्वीनियंटली जहाँ से आ सकते हैं, जहाँ से ट्रेनिंग लेने आ सकते हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट लेने आ सकते हैं, जहाँ पे पेमेंट करने आ सकते हैं, वहीं पे था। हमने कोविड के दौरान देखा कि हमारा बिजनेस अब ऑलमोस्ट इंडिया के रिमोटेस्ट एरियाज में पहुँच गया है। वी आर प्रेजेंट इन लद्दाख, वी आर प्रेजेंट इन लक्षद्वीप, वी आर प्रेजेंट इन अंडमान निकोबार, वी आर प्रेजेंट इन अरुणाचल प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़ के जंगलों तक में हमारे प्रोडक्ट्स आज की डेट में पहुंच जाते हैं। सो वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेजेस जो सोशल मीडिया से मिला है, रीच हमें मिली है,
सबसे पहले अवेयरनेस की रीच, उसके बाद प्रोडक्ट पेमेंट्स की रीच, उसके बाद प्रोडक्ट डिलीवरी की रीच, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स की रीच। अब कोई व्यक्ति अगर लद्दाख में बैठा है, वो उसको हमारे जम्मू या हमारे पंजाब या हमारे चंडीगढ़ के ऑफिस में आके ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती। अब जो हमारे ऑनलाइन सोशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं सोशल मीडिया के द्वारा, वो घर बैठ के ही वहाँ पे अपना वो जिस दिन हमारे स्केड्यूल्स होते हैं, स्लॉट्स होते हैं, वो ट्रेनिंग देखते हैं एंड पीपल आर गेटिंग ट्रेन्ड। सो दैट इज द एडवांटेज दैट नाउ वी हैव रीच्ड, लोगों के घरों में पहुंच गए रादर देन कि हमारे ऑफिस में लोग आए। सो दैट हैज बीन द एडवांटेज। सो ट्रूली दिस बिजनेस इज बिकमिंग वर्क फ्रॉम होम। ट्रूली वर्क फ्रॉम होम एक ऐसी एस्पिरेशन है जिसे कई लोगों में अब बढ़ गई है। कोविड के बाद अब लोग चाहते हैं कि वो थोड़ा काम घर से कर लें और थोड़ा ऑफिस से कर लें, थोड़ा हाइब्रिड कल्चर कर लें, या सेकंड ऑप्शन या सेकंड इनकम को जनरेट करने के लिए वर्क फ्रॉम होम कर लें। Anyone looking for opportunity or anyone looking for part-time opportunity, how do you think FLP can help them by building a second income, sir? Well, before we get into second income, another interesting aspect which has happened, I would like to share, is because now people don't have to get out of the house, घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता, इसके कारण हमारे बिजनेस में महिलाएं, विमेन बहुत ज़्यादा आ गई। So I think we are in direct, support of government's philosophy of women empowerment. तो मैं देखता हूँ कि हमारे लीडरशिप लेवल्स में, हमारे सीनियर लेवल्स पे, हमारे अवार्ड विनिंग लेवल्स के ऊपर आज की डेट में महिलाएं इंडिया में बहुत आनी शुरू हो गई हैं। ये एक हमेशा हमारे लिए सरप्राइज रहता था कि जब हम FLP की फॉरएवर की ग्लोबल दुनिया देखते थे, वहाँ पे 70-80% विमेन होती थी, और हमारे इंडिया में शायद 1% विमेन थी। 99% हमारा जो ऑडियंस था वो मेन का था। आज की डेट में जब मैं अपने लीडरशिप लेवल्स, मेरे मंथली मेरे पास डेटा आता है, रिपोर्ट्स आती हैं, तो मैं देखता हूँ कम से कम 30% विमेन का कंट्रीब्यूशन आ गया है। तो दिस हैज बिन, आई थिंक, अगेन वन ऑफ द इनडायरेक्ट फॉल आउट्स ऑफ कोविड। जब हम लोगों के घरों में पहुंचे, जब लोगों को, जब विमेन को, महिलाओं को अपने घर से पेमेंट करने का सिस्टम मिल गया, अपने घर पे प्रोडक्ट पहुंचने का सिस्टम मिल गया, अपने घर पे ही बैठ के ट्रेनिंग का सिस्टम मिल गया, अपने घर से ही बैठ के लोगों को प्रोस्पेक्टिंग का बिजनेस मिल गया कि प्रोस्पेक्ट कैसे करना है, लोगों को अप्रोच कैसे करना है प्रोडक्ट्स के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए। आई थिंक इट हैज़ बिन अ रियल आई ओपनर फॉर पीपल। और जैसा कि आपका सवाल था कि पार्ट टाइम इनकम्स, वेल यस, पहले तो एक तो नीड ही है। अब जैसे किसी भी फैमिली में व्हेन विमेन get added to the income kitty in the family, so that gets added as a second income. But हमने क्या देखा है, स्पेशली मैं देख रहा हूँ हमारे साउथ इंडिया में, जो मेन थे वो कहीं काम कर रहे थे, विमेन ने काम स्टार्ट किया, एंड टुडे विमेन आर अर्निंग मोर देन द मेन। एंड व्हाट हैज स्टार्टेड हैपनिंग इज कि जो मेन का जो स्पेयर टाइम होता है वो एक्चुअली विमेन को हेल्प करते हैं अब साथ में। इनिशियली दिस बिजनेस मे हैव बीन फ्राउंड अपॉन, बट क्योंकि लोगों को पसंद नहीं था कि औरतें बिजनेस में पढ़ें, औरतें इधर जाएं, लोग घर से बाहर निकलें थोड़ा बहुत भी। बट आई थिंक ओवर अ पीरियड टाइम जैसे जैसे इनकम बढ़ा उनका, तो उनको मेन का भी सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। तो एक तो ये कॉन्टेक्स्ट है इनकम का, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ का। मेन ने अपने बिजनेस नहीं छोड़े, अपने काम नहीं छोड़े, बट दे आर सपोर्टिंग देयर विमेन। सेकेंड इज बिकॉज नाउ इट इज़ मोर वर्क फ्रॉम होम, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता, ट्रैवल नहीं करना पड़ता, जैसे कि शायद 5 साल पहले करना पड़ता था इस बिज़नेस को डेवलप करने के लिए। तो जो लोग एग्जिस्टिंग काम अपना कर रहे हैं, उसके अलावा मॉर्निंग्स में, इवनिंग्स में, वीकेंड्स के ऊपर इस काम को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। और हमारे बिजनेस में कई ऐसे लिविंग एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे मैंने देखा है डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, पुलिस के लोग, एक्साइज के लोग, कस्टम्स के लोग, बहुत सारे लोगों ने पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट किया था, एंड नाउ दे आर फुल टाइम इनटू द बिजनेस। एक्सीलेंट सर। एक क्वेश्चन इन चारों पांचों चीजों को मिला के, ट्रेनिंग, सोशल मीडिया, यंग जनरेशन। आज की यंग जनरेशन जब सोशल मीडिया पे जाती है तो वो कई बार कंफ्यूज हो जाती है। जब कोई सोशल मीडिया पे वो देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ कोई गलत कह रहा है,
या उसका वो इंटरप्रिटेशन गलत दे रहा है। अब इसे उसकी परसेप्शन समझें या छवि समझें, तो एक जो शख्स पार्ट टाइम ये बिजनेस शुरू करना चाहता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि किसको ठीक समझे और किसको गलत समझे, किसको सुने किसको ना सुने। क्योंकि जैसे आपने कहा सोशल मीडिया सबसे बड़ा हथियार भी है और सपोर्ट एजुकेशन सिस्टम भी है। तो आप अपनी ट्रेनिंग फोर्स को, अपनी फील्ड फोर्स को, अपनी टीम को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को इसके लिए कैसे रेडी करते हैं कि कैसे ज्ञान देखना चाहिए सोशल मीडिया पे, किसको ढूंढना चाहिए? देखिए, जैसा आपने सही कहा, सोशल मीडिया इज अ डबल एज स्वॉर्ड। उसमें अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। वन मस्ट नो हाउ टू मैनेज सोशल मीडिया वेल, क्योंकि हर एक व्यापार की तरह कई बारी मैंने क्या देखा है, डायरेक्ट सेलिंग को ज़्यादा नेगेटिवली पेंट कर दिया जाता है। अनफॉर्चुनेट पार्ट है बहुत सारी दूसरी जगहों में भी, बिकॉज मैं एक ऐसे एक्सपीरियंस से आया हूँ कि मेरा ऑलमोस्ट 25 साल का एक्सपीरियंस नॉर्मल बिजनेस में रहा है। सिर्फ लेटेस्ट एक्सपीरियंस अब मेरा डायरेक्ट सेलिंग का है। सो आई नो बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। तो कई चीज़ें जो हम डायरेक्ट सेलिंग में हाईलाइट कर देते हैं वो बाकी जगह पे भी होती हैं, बट समहाउ हाईलाइट नहीं होती हैं, राइट? सो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, बिकॉज इट इज़ अ लिटिल बिट अनकंट्रोल्ड, कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे बनते हैं उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता इतना ज़्यादा। तो जब मार्केट में जाके कोई 100 लोगों के पीछे एक व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर आपका कोई थोड़ा सा भी गलत काम कर देता है मार्केट में, उसकी न्यूज़ बड़ी बन जाती है, राइट? अब प्रॉब्लम डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, और डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, मैं कहूँगा सोशल मीडिया की प्रॉब्लम ये है कि आज की डेट में जो अच्छी बातें हैं वो इतनी तेज़ी से नहीं वायरल होती हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से वायरल हो जाती हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी फील्ड फोर्स को एजुकेट करने के लिए। और जैसे सर ने कहा, आई थिंक दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम अपने लोगों को बताएं कि क्या ठीक है और क्या गलत है। सर, आप कुछ पर्सनल सवाल, 3 ऐसे इंस्टाग्राम चैनल जो आप फॉलो करते हैं सर? मैं एक्चुअली बड़ा ट्रैवल एंथुजियास्ट हूँ, सो आई फॉलो लॉट ऑफ ट्रैवल चैनल्स। मैं एंटरटेनमेंट बफ हूँ, मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, तो आई फॉलो अ सर्टन मूवी चैनल्स ऑल्सो। एंड डेफिनेटली आई फॉलो, आई एम अ बिग फैन ऑफ मिस्टर मोदी, एंड आई फॉलो वन ऑफ हिज चैनल्स ऑल्सो। ग्रेट। 3 बुक्स जो आपको लगता है आप सबको, सब डायरेक्ट सेलर्स को, सब बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को पढ़नी चाहिए? बहुत सारी बुक्स हैं राहुल जी। मैं तो मतलब आई वुड नॉट से वन बुक, बट आई ऑलमोस्ट रीड वन बुक अ मंथ, एंड वन ऑफ द वेरी गुड बुक्स हैज़ बिन एटॉमिक हैबिट्स। तो लेटेस्ट जो मैंने पढ़ी है, हालांकि उस किताब में सब कुछ बड़ा स्टैंडर्ड है, बट इतना कंसाइसली और इतना कंसंट्रेटेड वे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई भी डायरेक्ट सेलर उस बुक को पढ़ेगा और उसमें से अगर 25% भी अपना लेगा, तो आई थिंक ही कैन बी अ ग्रेट डायरेक्ट सेलर। ग्रेट। सर, आपने अपना प्रोफेशनल करियर और अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, आपने अपनी ऑपरेशनल नॉलेज हमारे साथ शेयर की, और आपने पर्सनल अपने कुछ क्वेश्चन दिए। इस सेशन को एंड करने से पहले एक लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, डायरेक्ट सेलर्स जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, जो पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी राहुल जी, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को ये समझ के आते हैं कि ये रातों रात करोड़पति बनने का बिजनेस है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि ये बिजनेस रातों रात करोड़पति बनने का नहीं है। ये बिजनेस ऐसे लोगों के लिए है जो आम आदमी से डबल या ट्रिपल ज़्यादा मेहनत करना चाहते होंगे। ओके। बिकॉज हम इस बिजनेस में, एक हमारी सेल्स पिच रहती है कि जी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, इसमें कोई मशीन नहीं लगती, इसमें कोई फैक्ट्री नहीं लगती, इसमें कुछ नहीं लगता। मैं नॉर्मली बिजनेस सक्सेस को 3 सर्कल्स का वेन डायग्राम मानता हूँ कि आपका रिसोर्सेज है, आपके रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मनी, आपके रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट मशीन्स, एंड आपके रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ एफर्ट, राइट? तो इस बिजनेस में दूसरे 2 रिसोर्सेज वो नहीं लगते, ना ही पैसा लगे ना ही मशीनरी लगे, बट जो इन दोनों रिसोर्सेज का काम पूरा करने के लिए जो तीसरा रिसोर्स है आपका, जो एफर्ट है, इसका मतलब है कि आपको 3 गुना करना पड़ेगा।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तो सर। जब तक कोई व्यक्ति इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म सोच के नहीं आता कि मैंने इसको लंबे समय तक अपना करियर बना के करना है, तब तक वो व्यक्ति इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हाँ, बहुत सारे लोग आएंगे, आते भी हैं, पास्ट में भी आए हैं, जो कि रातों रात करोड़पति बनने का सपना लेके आते हैं। उसके बाद जब करोड़पति नहीं बनते रातों रात, तो फिर वो एक इंडस्ट्री के लिए भी और कंपनी के लिए भी एक नेगेटिव जो न्यूज़ मॉन्गरिंग करते हैं, वो करना शुरू कर देते हैं। ग्रेट सर। हरीश सिंगला जी का लास्ट में ये जो 3 शब्द इन्होंने कहे कि अगर मशीन नहीं लग रही, रिसोर्सेज नहीं लग रहे, पैसा नहीं लग रहा, लेकिन एफर्ट तो लगेगा। आई थिंक इसका कोई नाम होना चाहिए। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स लेट्स एड्रेस दिस थिंग एज हरीश सिंगला जी's ग्रोथ सर्कल एंड एन एफर्ट प्रोग्राम। सर, आपने हमारे साथ बहुत सारा टाइम शेयर किया और बहुत सारी नॉलेज शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राहुल जी। और मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स की तरफ से जो इस चैनल को देख रहे हैं, उनके जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको पर्सनली दोबारा आपको भेज दूंगा। श्योर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू राहुल जी।